नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले भाई यूपी कैडेट मॉडल टेस्ट जो है यहाँ पे पार्ट 12 को हम देखने वाले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। नमस्कार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भैया झंडा तिरंगा फहरा लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, वो भी झंडा तिरंगा भी ज़रूरी है भाई। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को, देखेंगे अपनी क्लास को भाई। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, पहला प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट सभी लोग। चलो भाई, पहले प्रश्न का क्या जवाब, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? फटाफट बताइए, वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? फर्स्ट भाई, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसके जवाब की बात की जाए तो क्या है इसका जवाब? फटाफट दीजिए सभी लोग जवाब इसका भाई, क्या है राइट आंसर? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। तो इसकी अगर बात की जाए भाई कौन है वर्तमान में, तो भाई शक्तिकांत दास जी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो कौन थे भाई, उर्जित पटेल थे। इससे पहले पूर्व हैं। इस पर टिक आपको टिक करना किस पे, शक्तिकांत दास पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, शक्तिकांत दास पर आपको टिक करना है। राइट आंसर क्या भाई, शक्तिकांत दास। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जी सतीश रेड्डी भाई डीआरडीओ के हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केस ये जो है डीआरडीओ के हैं। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हैं। और के सिवान की अगर बात की जाए तो भाई किसके हैं, इसरो के हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो के जो है अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। और डीआरडीओ के जो है जी सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? चलो भाई फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर है इसका क्या है, इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। यहाँ पे बात की जाए अगर राइट आंसर की, भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर की भाई आनंदीबेन पटेल है। इस चीज़ का आपको ध्यान, आनंदीबेन पटेल है। इस चीज़ का ध्यान रखना। रामपाल नाइक जो है इससे पहले थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फागू चौहान जो है बिहार के हैं, ये बिहार के राज्यपाल हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लालजी टंडन की बात की जाए भाई, ये गोवा के हैं। ये गोवा के जो है यहाँ पे राज्यपाल हैं। फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मतलब जो भारत के, जैसे कि अब मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं, वैसे तो सभी का राज्य का याद रखना चाहिए, लेकिन जैसे कि जो अपने पड़ोसी है, जैसे उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, टोटल जो है 9 राज्य सटे हुए हैं। तो भाई इसमें जो है 8+1 है, ठीक है। टोटल 9 है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाई आपको जो है इनके तो कम से कम याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश, जो पड़ोसी राज्य हैं, देश नहीं राज्य, ओके। और जो इम्पोर्टेंट मतलब जैसे कि जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके भी आपको प्रधानमंत्री जो हैं उन सभी को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दोनों में से कोई भी जहाँ का जो इम्पोर्टेंट हो। नेपाल, वहाँ पे जापान आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, ये सब देश को जो है आपको याद रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, हिमा दास किस खेल से समझ, चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। हिमा दास, हिमा दास की अगर बात की जाए भाई किस खेल से संबंधित है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। हिमा दास। तो हिमा दास किस खेल से संबंधित, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी भाई क्या है? तो भाई हिमा दास जो है एक रनर है, एक धावक है, स्प्रिंट रनर है, ये धावक हैं। इस चीज़ का ध्यान है, स्प्रिंट रनर है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 और 800, ये जो है स्प्रिंट इसकी जो है रेसर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1600 भी दौड़ देती हैं। तो अभी जो है इन्होंने जो है हाल ही में कुछ समय पहले जो है लगातार जो है 5 गोल्ड जीते थे। इस वजह जो है काफ़ी हाईलाइट हुई थी, ठीक है। 100 मीटर में जो है इन्होंने, 100 मीटर और 400 के रेस में जो है इन्होंने गोल्ड जीते थे, 5 लगातार गोल्ड। इस वजह जो है काफ़ी चर्चा में थी। अगला प्रश्न आपके सामने भाई चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? चलो भाई फटाफट बताइए, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो भैया महावीर स्वामी के पिता की अगर बात की जाए भाई क्या है जवाब इसका? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है इसका जवाब, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है देख लीजिए भाई, सिद्धार्थ हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिद्धार्थ जो है इनके पिताजी हैं। जो भी सुद्धोधन कर रहे हैं वो गलत है। सुद्धोधन जो है गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम है। और सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, और सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिताजी का भी नाम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई थी? फटाफट बताइए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है किस काल में जारी की गई? तो भैया सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्रा हुई किस काल में जारी हुई थी? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है यहाँ पे सही जवाब? तो भाई यहाँ पे जो है गुप्त काल ने जो है सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अगर आपसे कभी पूछे कि सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, तो भाई कुषाण वालों ने जारी की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है गुप्त काल वालों ने जारी की, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध जो है शुद्ध सोने की जो है मुद्राएं जो है कुषाण शासकों के द्वारा की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, छठा प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? चलो भाई फटाफट बताइए, वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है या कौन है? तो भाई इसका जवाब क्या है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। छठे प्रश्न का क्या है जवाब? वेदों के संकलनकर्ता हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके जवाब की अगर बात की भाई, वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? भाई महर्षि द्वैपायन को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको महर्षि वेद द्वैपायन को यहाँ पे कहा जाता है वेदों का संकलनकर्ता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेद हमारे पास कितने? 4 वेद है। ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है चारों हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं। सबसे पुराना कौन है? तो ऋग्वेद है। उसके बाद जो है उससे जो है थोड़ा सा नया जो है यजुर्वेद है, और सामवेद जो है उससे नया है। अथर्ववेद जो है सबसे नया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अथर्ववेद जो है सबसे नया है, और सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 7वां प्रश्न है, महान प्रवाल भित्ति की दीवार किस देश में पाई जाती है? फटाफट बताइए भाई, महान प्रवाल भित्ति की दीवार किस देश में पाई जाती है? तो इसका जवाब क्या है भाई? फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई कहाँ पे पाई जाती है? भाई ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एकमात्र देश भी है, मतलब एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिस पर केवल एक ही देश है। वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी की बात की जाए भाई, इंडोनेशिया जकार्ता रूफिया है यहाँ पे चलती है। इंडोनेशिया जकार्ता रूफिया यहाँ पर मुद्रा चलती है। उसके बाद श्रीलंका की भाई श्री जयवर्धनेपुरम और यहाँ पे कोलंबो है। श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो जो है इसकी राजधानी है। 2 राजधानी है इसकी, श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो, 2 इसकी राजधानी। यहाँ पे रुपया चलता है, श्रीलंका रुपया यहाँ पे चलता है। इस चीज़ का ध्यान। ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया कैन बड़ा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया कैन बड़ा डॉलर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका यहाँ पे जो है 3 राजधानी इसकी हैं, प्रिटोरिया हो गई, केप टाउन हो गया और ब्लूम फाउंटेन। प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन 3 राजधानी, और इसकी मुद्रा जो है रैंड यहाँ पे चलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैंड यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 8वां प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? चलो भाई फटाफट बताइए, आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? फास्ट इसका जवाब दीजिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो भाई आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो इसके राइट आंसर की बात की भाई 1 जनवरी 1949 को जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बार बार आपको दिमाग में रखना है। और आपको अगर कभी पूछे वित्त वर्ष कब से कब होता है? वित्त वर्ष कब से कब होता है? तो भाई ये होता है कब से? फटाफट बताइए। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको उल्टा मत करना, उल्टा किए अगर 31 मार्च से 1 अप्रैल तो उल्टा हो जाएगा, तो एक ही दिन का होगा, एक गड़बड़ हो जाएगा भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक जो है वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया? फटाफट बताइए भाई, नागरिकता का उल्लेख जो है कौन से भाग में किया गया है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई क्या है इसका जवाब? फटाफट बताइए सभी लोग, फटाफट इसका जवाब क्या है? तो भैया यहाँ पे जो जवाब है उसकी अगर बात की जाए भाई, देखिए पहले भाग में जो है क्या कहा गया? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई। दूसरे भाग में भाई क्या बताया गया? दूसरे भाग में जो है नागरिकता बताया गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तीसरे भाग में भाई मौलिक अधिकार की बात की गई।
मौलिक अधिकार, तीसरे भाग में जो है मौलिक अधिकार बताया गया। चौथे पार्ट में क्या कहा गया, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है चौथे भाग में, इस चीज़ का आपको ध्यान। और भाग 4 का में जो है, भाग 4 का या भाग 4A में क्या बताएगा भाई, मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, मौलिक कर्तव्य, जैसे कि हमें तिरंगे का सम्मान करना है और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना है, जो राष्ट्रीय धरोहर से उनका सम्मान करना है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में जो है मौलिक कर्तव्य हमें दिया गया है। और मौलिक अधिकार दिया गया है, मतलब जैसे कि हमें पढ़ना है भाई, हमें घर वालों को पढ़ाना ही है, और मतलब जैसे हमारे पास कई सारे अधिकार है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म का प्रचार करने से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ जो है वो हमें मौलिक अधिकार के तौर पे दी गई, मौलिक कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 10वां प्रश्न, क्या है 10वां, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947, यहाँ पे 1946 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, तो भाई कौन है फटाफट बताइए भाई। 1946 से जो है इनका कार्यकाल रहता है 1948 तक। भारत आज़ाद कब होता है? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद होता है, भाई उस समय जो है किसने घोषणा की थी आज़ादी के लिए भारत को? भाई क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सीधे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलो भाई फटाफट बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसका जवाब क्या है? तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है गांधी इरविन समझौते की अगर बात की जाए तो भाई क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे भाई 5 मार्च 1931 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था कब हुआ था? भाई 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1 अगस्त 1920 की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 12वां प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चलो भाई फटाफट बताइए भाई, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? फास्ट भाई सभी लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या है जो वर्तमान में इस समय रख दिया गया है? तो भाई क्या है, अरुण जेटली के नाम पर रखा गया, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। फिरोज शाह कोटला का जो है स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। फिरोज शाह के द्वारा जो है इस स्टेडियम को बनवाया गया था, फिरोज शाह कोटला को। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, समुद्र तट पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए, समुद्र तट पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है? चलो भाई फटाफट बता दीजिए। तो भाई यहाँ पे देखेंगे, देखिए राइट आंसर जो है क्या है, पहले नंबर पे जो है हमारे टोटल तो 8 हैं। 1 बाय 1 सभी को देख लेंगे। पहले नंबर पे गुजरात की बात की जाएगी, गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गोवा, फिर भाई आता है कर्नाटक, उसके बाद आ गया केरल, और इधर जो है तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, और ये बीच में आंध्र प्रदेश, और इधर उड़ीसा, और ऊपर जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, तो भाई गुजरात है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 1921 किलोमीटर की जो है सीमाएं बनाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 14वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? फटाफट बताइए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? इसका क्या है राइट आंसर? फटाफट इसका सभी लोग जवाब दीजिए भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो भैया क्या है इसका जवाब? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, क्या है इसका राइट आंसर? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका सभी लोग। पशु मेले की बात की जा रही है और कोई मेला नहीं है, हैं जहाँ पे आप लोग मस्ती करते हो वाले मेले की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे चाट और वो कुलचे वगैरह नहीं बिकेंगे, ठीक है, पानी पूरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है कहाँ पे लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। इस चीज़ का पूरा ना, सोनपुर बिहार में, ठीक है, सोनपुर बिहार का। अगर आपसे कभी पूछे कि ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, ऊँटों का मेला उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, भारत में जो ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, तो भाई जैसलमेर राजस्थान में,
जैसलमेर राजस्थान में जो है ऊँटों के लिए मेला लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई 15वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? चलो भाई फटाफट बताइए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? चलो भाई फटाफट बताइए। बारह मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था भाई। कहाँ से स्टार्ट किया था फटाफट बताइए भाई। तो भाई कहाँ से स्टार्ट किए थे भाई? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। इस चीज़ का आपको ध्यान, इन्होंने जो है 72 अनुयायियों के साथ जो है अपने वहाँ से स्टार्ट किया था इस यात्रा को। इस चीज़ का आपको ध्यान, साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक जाना था भाई? दांडी तक जाना था। वो प्लेस का नाम था जहाँ पर जो इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? चलो भाई फटाफट बताइए भाई, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? चलो भाई फटाफट बताइए। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के साथ संविधान से लिया गया है भाई? इसका राइट आंसर क्या है? इसके जवाब की अगर बात की जाए भाई, क्या है इसका जवाब? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है भाई। कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जा रही है। फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। तो भैया यहाँ पे जो जवाब है उसकी अगर बात करें भाई, क्या है जवाब? ऑस्ट्रेलिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। ठीक है, डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। 17वां प्रश्न आपके सामने भाई, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलो भाई फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई क्या है यहाँ पे जवाब इसका? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई ज्ञानी जैल सिंह, सुचेता कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, कल्याण सिंह, इनमें से कौन थे भाई? यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो भाई यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत हो गए। अब यहाँ पे देखिए महिला की बात की जाए भाई, महिला में कौन है? तो सुचेता कृपलानी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है महिला में, जो कि पूरे भारत की प्रथम महिला थी जो कि मुख्यमंत्री बनी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद बल्लभ पंत की बात की जाए भाई, इन्हीं के नाम पे जो है सोनभद्र जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे दक्षिणी जिला है, वहाँ पर जो है सोनभद्र में जो है गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर एक गोविंद बल्लभ झील जो है बनाई गई। गोविंद बल्लभ पंत जो है एक झील बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर रियंद बांध है। रियंद बांध के पीछे जो झील का निर्माण होता है, रियंद नदी पे स्थित रियंद बांध है, वहाँ पे जो झील का निर्माण होता है वहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जो है झील वहाँ पे बनी है, जो कि कहाँ पे भाई? सोनभद्र में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जो है रियंद परियोजना जो है उसमें जो है मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हाथ है और उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से। और इससे जो है कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं भाई? यहाँ से जो है झारखंड भी लाभान्वित होता है, बिहार भी होता है और उत्तर प्रदेश होता है और मध्य प्रदेश, यानी 4 राज्य जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं भाई। अच्छा, छत्तीसगढ़ भी होता है भाई, 5 राज्य हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न भाई, गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा डेल्टा बनता है? चलो भाई फटाफट भाई, गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा डेल्टा बनता है? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, क्या है जवाब इसका? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्या है राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, क्या है जवाब? तो भाई गंगा नदी के जो मुहाने पर डेल्टा बताया ना, उसका राइट आंसर क्या है? सुंदरवन डेल्टा। इस चीज़ का आपको देखो सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन ट्री पाए जाते हैं। यहाँ पे एवरग्रीन ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसी में जो है बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, जो कि भारत का नेशनल जो है पशु है। बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई 19वां प्रश्न, एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है? चलो भाई फटाफट बताइए। एनसीईआरटी लिखा है क्यों? एनसीईआरटी रहना चाहिए। एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है भाई? चलो भाई फटाफट बताइए। एनसीईआरटी रहेगा। तो भाई एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है भाई? फटाफट बताइए। तो भाई ऋषिकेश सेनापति जी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋषिकेश सेनापति जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अच्छा, विनोद कुमार यादव बाजी ये भाई जो है रेलवे यहाँ पे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां प्रश्न भाई, तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट बताइए भाई। अच्छा, यहाँ पे शासनकाल पूछा है और लिखा गया है डेट। चलो यहाँ पे शासनकाल हटा दो, डेट पूछ लो, कब हुआ था? कब हुआ था डेट आपको लिखी गई, तो डेट ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है।
जो है यार उसी को बताओ, कोई परेशान नहीं होना, मैं अभी हूँ ना, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं जा थोड़ा नहीं रहा हूँ। तो भाई तृतीय बौद्ध संगत की अगर बात की जाए भाई कब हुई थी भाई 255 बीसी में हुई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से जो है 255 साल जो है पहले संगति हुई थी। भाई आ जाओ हमारे नाम पे आ जाओ, ए और के, ठीक है। ये भैया हमारा नाम आशीष और ये है कुमार, ठीक है। तो भाई अब देखिए यहाँ से शासकों का नाम, पहली बात है ये हमारे पहले जो है पहली बौद्ध संगति जो हुई, और ये दूसरी है, और ये तीसरी है, और ये चौथी है। भाई यहाँ पे ए से जो है हमारा कौन हो गया, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु, ठीक है। दूसरा जो है कालाशोक, दूसरा जो शासक रहा कालाशोक, यानी पहली बौद्ध संगत जो अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी भाई किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, ए फॉर अशोक हो गया। और भाई चौथी जो है वो किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो भाई ए के इतना याद हो गया, अजात शत्रु पहला, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अब भैया इनमें जो स्थान है कैसे याद रखेंगे, यानी स्थान जो है, तो भाई स्थान को याद रखने के लिए भाई ट्रिक है, वैशाली यहाँ पे ले लो। चलो भाई वैशाली, अच्छा यहाँ पे सॉरी पहले यहाँ पे राज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे राज रहेगा, और यहाँ पे वैशाली। ये भैया पाटली, ये पटना कर लो, और ये वन कर लो। तो भैया राज और वैशाली जो है ईच अदर होने चाहते हैं, ठीक है, ये जो है ईच अदर होना चाहते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे से जो है मिलना चाहते हैं। तो भैया इन्होंने जब मिलने का प्लान बनाया ना राज और वैशाली, ठीक है, तो इन्होंने चुना कौन सा स्थान, देखो अब यहाँ पे देख लेना कि राज क्या है वैशाली क्या है। राज से हमारा राजगिरी हो गया, और वैशाली से जो है वैशाली हो गया। इस चीज़ का ध्यान, ये दोनों स्थान है, राजगिरी स्थान है और वैशाली स्थान। राजगिरी जो है राजगीर, जिसकी बात की है राजगीर की बात की जा रही है, ठीक है। तो भाई राज और वैशाली जो है मिलने का प्लान बनाते हैं। भैया कहते हैं कहाँ पे मिलो, पटना में आ जाओ, ठीक है, पटना में मिलने का प्लान बना लेते हैं भाई, ठीक है। राज और वैशाली जो है पटना में मिलने का प्लान बनाते हैं। अब होता क्या है भाई, पटना में जब ये मिलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे भाई कौन पहुँचता है, एंटी रोमियो वाले, एंटी रोमियो वाले पहुँच जाते हैं, ठीक है, एंटी रोमियो वाले पहुँच जाते हैं। अब होता है कि भाई एंटी रोमियो वाले आए तो वहाँ पे भागने की है भाई, अब वहाँ से भागोगे नहीं तो फिर पकड़े जाओगे, तो फिर थाने पहुँचा दिए जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किसी के साथ हुआ तो नहीं है ना। तो भैया वो पटना से जो है वो भागे कहाँ पे, वन में चले गए, भाग के जंगल में चले गए, वन में चले गए, फॉरेस्ट में चले गए। अब देखो भाई पहला स्थान हमारा क्या था, राज से राजगिरी बना, दूसरे से वैशाली बनेगा। पटना से हमारा क्या है, पाटलिपुत्र, जो उसका शुद्ध नाम है वो हमें याद रखना पाटलिपुत्र है। और वन से भाई क्या है, कुंडल वन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, वन से जो है कुंडल वन है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, कुंडल वन है, यहाँ पे कुंडल वन है। ये तो भाई आपका नाम हो गया भाई। राज से हमारा राजगिरी हो गया, वैशाली से वैशाली हो गया, पटना भाई पाटलिपुत्र, या पटना भाई पटना वर्तमान नाम है, पाटलिपुत्र पहले ऐतिहासिक नाम था। ऐतिहासिक नाम हमें याद रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वन से भाई कुंडल वन हो गया। कुंडल वन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, बाकी सभी स्थान जो है बिहार में ही पड़ते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तीनों बिहार में, एक जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है कुंडल वन। अब भाई आपको तिथि भी याद रखनी है, तो भाई तिथि देख लो, तिथि कैसे याद रखेंगे। तिथि के लिए एकदम सिंपल तरीका है, वही पुराना वाला। देखो तिथि भाई पहली जो है 483 है, दूसरी जो है कौन सी है, 383 है, तीसरी जो है 255 है, और चौथी जो है फर्स्ट शताब्दी आप कह लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी कह लीजिए, या तो 76वीं ईस्वी कह लीजिए, ठीक है। 76वीं ईस्वी जो है फर्स्ट शताब्दी के अंतर्गत ही था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी जब 100 वर्ष हो जाएगा तब जो है दूसरी शताब्दी लगी, उससे पहले जो दूसरी शताब्दी नहीं, इसलिए जो है फर्स्ट ईस्वी भी आपको लिखा मिल सकता है, यानी फर्स्ट शताब्दी आपको लिखा मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाई प्रथम बौद्ध संगत जो है किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुई, 483 में। कहाँ पे हुई, तो राजगीर में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो भाई वैशाली में हुई। किसके शासनकाल में हुई, तो भाई कालाशोक के शासनकाल में 383 में हुई। तीसरी बौद्ध संगत की बात की भाई अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई, भाई पाटलिपुत्र में। कब हुई, 255 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगति, अंतिम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई, भाई यहाँ पे कनिष्क के द्वारा जो है कुंडल वन में कराई गई, 76वीं ईस्वी में, या तो प्रथम शताब्दी, जो भी आप कह लीजिए, सब चीज़ें एक ही हैं। तो भाई ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। उसी के साथ आपका वीडियो समाप्त हो गया। ओके, आज का वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।
और कोई समस्या तो नहीं ना भाई? सभी लोग भाई मन लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए, और कोई समस्या तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? एकदम मन लगा के, अब कोई इधर उधर 3 पास नहीं करना है, हैं मस्ती उस्ती अब बंद एकदम, अब केवल पढ़ाई करना है मन लगा के। और सभी को भाई एक बार फिर से जो है 15 अगस्त की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।